हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाए हुए थे जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन और बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर सेकेंड वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक इस एक्सरसाइज के हो चुके थे, चैप्टर 9 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 है, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चों, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर है और उस टावर के टॉप और बॉटम पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज है और हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेंगे हम। बिल्डिंग की हाइट दी हुई है क्वेश्चन में 20 मीटर्स और ग्राउंड लेवल पे जो एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पे जो टावर बना हुआ है, इस टावर के बॉटम और टॉप पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज है। तो ये है टावर AB इज अ टावर जिसकी हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। BC बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर्स हाई है और ग्राउंड लेवल पे पॉइंट है P, जहां से इस टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज बन रहा है और टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा है और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको हम h मीटर सपोज कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे इस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन के बिना ही हम फटाक से आंसर निकालेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, आप देखिए। ये एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है BCP ट्राइंगल में, और अगर किसी भी राइट ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा। आपको पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल है 90, ये एंगल हमें 45 दिया गया है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। उस हिसाब से ये जो हाइट है और बेस है दोनों की लेंथ इक्वल होगी। मतलब ये जो राइट ट्राइंगल BCP है ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसकी 2 साइड्स इक्वल है। तो जितनी लेंथ BC की है, मतलब जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, उतना ही बेस की भी लेंथ होगी। तो ये लेंथ हमको मिल जाएगी 20 मीटर। अभी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके भी दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम ओरली कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PC हमें मिल गया 20 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था बिकॉज ऑफ 45 डिग्री। इसके बाद हम राइट ट्राइंगल ACP कंसिडर करेंगे। राइट ट्राइंगल ACP में एंगल दिखाई दे रहा है हमको 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले क्वेश्चंस में या ट्राइंगल्स में बच्चों आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब भी किसी राइट ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज होगा तो वहां पर हाइट जो होगा वो बेस के कंपेयर में √3 टाइम्स होगा। ठीक है, किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर एक एंगल 60 डिग्री है, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है वो एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो उस ट्राइंगल में द हाइट विल बी √3 टाइम्स द बेस। तो अभी जो बात मैंने आपको बताई उस हिसाब से ACP राइट ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, बेस यहाँ पर है 20 मीटर्स। तो ये जो हाइट है AC, इसकी लेंथ मिलेगी हमको 20 इंटू √3। AC मिल रहा है हमको 20 √3, क्योंकि हमेशा 60 डिग्री के टाइम पे हाइट बेस का √3 टाइम्स होता है। अब ये जो BC है ये तो हमने 20 देख ही लिया था, BC इज 20 मीटर्स, AC इज 20 √3 मीटर्स। हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट कितनी है AB, A से लेकर B तक ये जो है ये टावर है, इसकी हाइट हमको फाइंड करनी थी। तो ये AB कैसे मिलेगा, AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको AB मिल जाएगा। AB इक्वल्स टू AC माइनस BC। AC की वैल्यू 20 √3 और BC की वैल्यू 20। अब बस यहाँ से आप 20 कॉमन ले लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको √3 माइनस 1। और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जैसे पिछले वीडियो से मैंने बताया था, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके फिर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था ओरल मेथड, मतलब जो ट्रिक अप्लाई करके शॉर्ट में हम जो आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्विकली जो आंसर फाइंड कर सकते थे, वो एक तरीका था। और बाकी पूरा डिटेल में सॉल्व करके कैसे आंसर फाइंड करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हम कंसिडर करेंगे राइट ट्राइंगल BCP। इन राइट ट्राइंगल BCP tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस PC।
tan 45 की वैल्यू है 1, BC हाइट हमें 20 मीटर्स दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PC मिल गया आपको 20 मीटर्स। तो ये बेस मिल गया है ट्राइंगल का। अब सेकेंड राइट ट्राइंगल है ACP, इसको कंसीडर करना है हमें। इन राइट ट्राइंगल ACP tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस PC, और tan 60 की वैल्यू है √3 इक्वल्स टू AC अपॉन PC है 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AC मिल जाएगा हमें 20 इंटू √3 मीटर्स। तो ये AC आ गया, ये PC आ गया। आगे का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो बस अभी हमको करना क्या है, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू AB विच इज इक्वल टू AC माइनस BC, इतना कैलकुलेशन करना है। हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू AB which is equal to AC minus BC. What is the length of AC? It is 20 √3 and BC is 20. Taking 20 common, we get √3 minus 1 in brackets. √3 की वैल्यू 1.732 पुट की, इसमें से 1 माइनस किया, तो 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.732। 20 में हम 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमको ऐसा मिलेगा, और डेसिमल 3 डिजिट्स छोड़कर अप्लाई करेंगे। 14.64 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 8। A statue 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. यहाँ पर एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टेचू है। स्टेचू की हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर्स, और ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें टॉप ऑफ द पेडिस्टल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज दिया हुआ है, और टॉप ऑफ द स्टेचू पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इसके लिए भी हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से एक पेडिस्टल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इस पेडिस्टल पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्रीज। AB हमारा ग्राउंड लेवल है, BC इज पेडिस्टल, और इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टेचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर्स। CD 1.6 मीटर्स ये स्टेचू है। इस स्टेचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, ये वाली हाइट दी हुई है और पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 से कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ठीक इसी तरह से डायग्राम बना था, वहाँ भी हमको बेस नहीं दिया था, एंगल्स वहाँ भी सेम थे 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बस डिफरेंस ये है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये नीचे वाले वर्टिकल ऑब्जेक्ट की हाइट हमें फाइंड करनी है, वहाँ पे दी गई थी, और उस क्वेश्चन में ऊपर वाले वर्टिकल ऑब्जेक्ट की हाइट हमको फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ पे ऊपर वाले वर्टिकल ऑब्जेक्ट की मतलब स्टेचू की हाइट दी गई है 1.6 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको 7th क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताई थी, ओरल ट्रिक की, कैसे हम आंसर क्विकली फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द होल क्वेश्चन। अगर आपको वो मेथड पसंद आ रहा होगा ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करने वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं और सारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बता दूंगी आपको। तो अभी हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। कंसीडर करेंगे हम राइट ट्राइंगल CBA। इन राइट ट्राइंगल CBA tan 45 इक्वल्स टू CD अपॉन AB। अब यहाँ पे जो पेडिस्टल है इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, तो हम इसको कुछ सपोज भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ सपोज करना है, कुछ एज्यूम करना है, तो सबसे ऊपर हमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, उसको h सपोज करते हुए। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी h मीटर्स। h मीटर्स। tan 45 की वैल्यू है 1। CB पेडिस्टल है जिसको हमने h सपोज किया हुआ है, और ये डिनोमिनेटर में AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AB की लेंथ भी हमें h मिल जाएगी। AB इज ऑल्सो h मीटर्स। अब कंसिडर करना है हमको दूसरा राइट ट्राइंगल DBA। यहाँ पर राइट एंगल का सिंबल हर बार ड्रॉ करना है हमको।
राइट एंगल का सिंबल मार्क करना है, और DBA राइट ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे हम अब। इन राइट ट्रायंगल DBA यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का, और इस ट्रायंगल के लिए हाइट है DB, बेस है AB, DB अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अभी बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो DB है, इट इज सम ऑफ DC एंड CD। DC इज 1.6 मीटर्स एंड CB इज h मीटर्स। CB h मीटर हमने सपोज किया हुआ है जो पेडिस्टल की हाइट है। तो इस DB को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं। DB ये जो हाइट होगी ये हमको कितने मिल जाएगी, DC प्लस CB। DC है 1.6 और CB को हमने h सपोज किया हुआ था, तो इस इक्वेशन में DB की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन AB। AB की वैल्यू भी हमें h मिली हुई है, 1.6 प्लस h अपॉन h। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h इंटू √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। इस h को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, h कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा हमको √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में जब भी हम इरेशनल नंबर देखेंगे, मतलब रूट्स वाली वैल्यू देखेंगे, तो हम उसे रैशनलाइज जरूर करते हैं। और ये है एक बायनोमियल। बायनोमियल को कैसे रैशनलाइज किया जाता है, बीच में जो भी साइन है उसे चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। और एक्चुअली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसे बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, या शॉर्ट में इसको RF भी बोलते हैं। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस इरेशनल नंबर का RF मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब हमको h की वैल्यू मिल जाएगी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ पर, और ये आइडेंटिटी होती है ऐसी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम क्या लिख लेंगे, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। h इक्वल्स टू 1.6 इंटू ये वैल्यू होती है 1.732। 1.732 में 1 ऐड करेंगे तो 2.732 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या मिलेगा हमको, √3 का स्क्वायर होता है 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर मिला हमको 0.8। अब ये 8 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। h इक्वल्स टू 8 टू द 16 कैरी ओवर 1, 8 इज 24 कैरी ओवर 1 25, फिर कैरी ओवर 2, 8 7 जा 56, 56 में 2 ऐड करेंगे 58 कैरी ओवर 5, 8 टू द 16, 16 प्लस 5 21, और आफ्टर डेसिमल टोटल 4 डिजिट्स है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 डिजिट्स लीव करते हुए डेसिमल अप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब करेंगे हम क्वेश्चन 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. If the tower is 50 meters high, find the height of the building. यहाँ पर बच्चों दो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और दोनों की हाइट्स भी डिफरेंट है। तो हाइट्स डिफरेंट है, ये हमको कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये हम पहले एक हॉरिजॉन्टल बेस ड्रॉ कर लेते हैं, और एक साइड पे एक बिल्डिंग है, दूसरे साइड पे है टावर। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्रीज। फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये टावर है, ये टावर है, और यहाँ पर बनी हुई है बिल्डिंग, and from the base of the tower the angle of elevation at the top of the building is 30 degrees। यहाँ से अगर टावर के बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्रीज। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हाइट किसकी ज्यादा है, बिल्डिंग की ज्यादा है या टावर की ज्यादा है। और ये पता कैसे चलता है, जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना हुआ है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज बना हुआ है। तो जहां पर एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा
उसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट की हाइट भी ज़्यादा होगी, और बिल्डिंग की हाइट कम है इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी छोटा बना हुआ है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि टावर इज हायर देन द बिल्डिंग, टावर की हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा है। और टावर की हाइट हमें दी गई है क्वेश्चन में 50 मीटर्स, ये हमें 50 मीटर्स दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस पूरे डायग्राम की हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD, और यहाँ सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल DCB कंसिडर करेंगे, और DCB राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हुए बेस CB की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। पहले क्यों हम DCB राइट ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल का एटलीस्ट हमको परपेंडिकुलर मालूम है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर मालूम है, इसलिए हम पहले इसी ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, DCB ट्राइंगल को। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इन राइट ट्राइंगल DCB tan 60 equals to perpendicular DC upon base BC. Tan 60 is √3, DC is given 50 meters upon BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको BC मिल जाएगा 50 upon √3। अगर बच्चों DCB राइट ट्राइंगल कंसीडर करने की जगह पहले हमने ABC राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया होता तो हमको यहाँ पर इस राइट ट्राइंगल की किसी भी साइड की लेंथ मालूम नहीं है, तो वहां पर हम क्वेश्चन आगे और अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते, दो अननोन्स आ जाते। इसलिए मैंने इस पहले ट्राइंगल DCB को कंसीडर किया, तो वहां से हमको एटलीस्ट बेस पता चल गया, ये जो बेस BC है इसकी लेंथ हमें मिल गई है। अभी हमें यूजफुल हो जाएगा राइट ट्राइंगल ABC में AB फाइंड करने के लिए। इन राइट ट्राइंगल ABC, ये हमें अभी कहाँ काम आने वाला है, इस ABC ट्राइंगल में tan 30 जब कंसीडर करेंगे हम, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगा हमको। AB अपॉन BC, tan 30 इज 1 अपॉन √3, AB ये हमको फाइंड आउट करना है बिल्डिंग की हाइट, और BC हमें दिया होगा, हमने फाइंड आउट किया है 50 अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये जो 50 अपॉन √3 डिनोमिनेटर में है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू 1 by √3 मल्टीप्लाइड बाय 50 by √3। AB इक्वल्स टू न्यूमरेटर 50 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 3। तो यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखाई दे रही है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में 16 3 48 होता है, तो 16 क्वोशंट आएगा जब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मिलेगा वहां पर 2। सो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा आंसर हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 meters वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. यहाँ पर बच्चों दो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ही पोल्स दिए हुए हैं और दोनों पोल्स की हाइट्स इक्वल बताई हुई है। एक रोड है, ये 10th क्वेश्चन है, एक रोड है, इस रोड के दोनों साइड पे दो इक्वल हाइट्स वाले पोल्स हैं। दोनों पोल्स की हाइट्स इक्वल है। आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से स्केल यूज करके डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पर बोर्ड में मेरे पास स्केल वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं रफली ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता होगा तो आप लोग थोड़ा सा सह लेना, लेकिन कॉपी में आप लोग प्रॉपर स्केल यूज करके ड्रॉ किया करेगा। तो दो इक्वल हाइट वाले पोल्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑन द रोड देयर इज अ पॉइंट, रोड पे कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट है बिटवीन द टू पोल्स, दोनों पोल्स के बीच में ही है वो, लेकिन वो पॉइंट बीचों बीच भी नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि वो एक मिड पॉइंट है। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं रोड के ऊपर, वो इन दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस का कोई मिड पॉइंट भी नहीं है, किसी भी एक साइड पे वो शिफ्टेड है, कहीं पर भी है वो, तो हमने रैंडमली उस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स आर 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। एक जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और दूसरे पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो ये भी एक बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बात है
कि पॉइंट जिस पोल के ज़्यादा पास होगा वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बड़ा बनेगा। क्योंकि बच्चों एक ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सपीरियंस की बात है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास आप खड़े हो या किसी भी एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट के पास आप खड़े हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने ज़्यादा आप पास जाएंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी आंखों को ऊपर उठाना होगा उसके टॉप को देखने के लिए, मतलब वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा बनेगा। और अगर उस वर्टिकल ऑब्जेक्ट के आप बहुत ज़्यादा दूर खड़े होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा, क्योंकि आपकी आंखों को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसके टॉप को देखने के लिए। आप हल्की सी आंखें ऊपर करेंगे तो उसका टॉप दिखाई दे जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ पॉइंट बिटवीन देम फ्रॉम वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। इसलिए मैंने पॉइंट को एक साइड पे शिफ्ट करके मार्क किया है, क्योंकि यहाँ से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा छोटा बनेगा 30 डिग्री, और दूसरे पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा। जो उस पोल के पास, जो उस पॉइंट के पास वाला पोल है वहाँ पर एंगल बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट, दोनों पोल्स की हाइट जो कि इक्वल है, तो हमने उसको h मार्क कर लिया। h अभी हम सपोज कर लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे। और दूसरी चीज़ बतानी है डिस्टेंसेस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से दोनों पोल्स के डिस्टेंस को भी बताना है। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन भी है हमको, वो क्या चीज़ दी हुई है, क्या गिवन है, विड्थ ऑफ द रोड। द रोड इज 80 मीटर्स वाइड। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम एक पोल से x मीटर सपोज कर लेते हैं। BP से हमने डिस्टेंस सपोज किया x मीटर, तो अगर BP से ये x मीटर डिस्टेंस पे है तो दूसरे पोल से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस x, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है 80, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PD हमें क्या मिल जाएगा, 80 माइनस x। अगर ये 80 माइनस x कहाँ से आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इधर आपको वो फाइंड करके दिखा दूंगी, कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। तो पहले तो हम सारे स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं जो हमने पोल्स की हाइट सपोज की है और ये जो डिस्टेंस x मीटर सपोज किया, ये सारी चीजें हम पहले लिख लेंगे। Let the heights of the two equal poles be h meters each। जब हम किसी भी क्वेश्चन में कुछ एज्यूम करते हैं, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आता है वहां पर यूनिट लिखना जरूरी होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी यूनिट लिखना जरूरी होता है और जो फाइनल हम आंसर लिखते हैं वहां भी यूनिट लिखना जरूरी होता है। इन दो जगहों पर अगर यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो बहुत बार मार्क्स कटते हैं। बीच के जो कैलकुलेशंस होते हैं वहां पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट में यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो हमने क्या सपोज किया हुआ है, let the heights of the two equal poles be h meters each and the point on the road between the poles be x meters away from one pole। मतलब ये जो पॉइंट है ये एक पोल से x मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये भी हम सपोज कर लेते हैं। एंड लेट, अब वो उतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जगह मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, एंड लेट BP इक्वल्स टू x मीटर्स। तो BP को हमने x मीटर सपोज किया, तो फिर ये PD 80 माइनस x कैसे आ रहा है आप देख लीजिए जल्दी से। BD ये जो है विड्थ ऑफ द रोड है 80 मीटर्स, BD को हम लिख सकते हैं BP प्लस PD, BP प्लस PD। अब BP को हमने x लिया हुआ है तो BP की जगह पे x पुट कर देंगे, प्लस PD इक्वल्स टू 80। तो अब ये PD कैसे मिलेगा, PD की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हमें मिल गया PD 80 माइनस x मीटर्स। यहाँ पर यूनिट ना भी लिखे तो चलता है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे जहाँ भी हमने फर्स्ट टाइम सपोज किया वहाँ यूनिट लिखना जरूरी है। अब जैसा कि हमने बाकी सारे क्वेश्चंस में किया है, 1 बाय 1 जितने भी राइट ट्राइंगल्स हमको दिखाई देते हैं उन्हें हम कंसिडर करेंगे और जो भी टी रेशो पॉसिबल है वो अप्लाई करेंगे, जो टी रेशो की जरूरत है उसे हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट राइट ट्राइंगल ABP कंसिडर कर रही हूँ, इन राइट ट्राइंगल ABP tan 60 equals to perpendicular AB upon base BP। tan 60 is √3, AB is h and BP we have assumed it x। अब h मिल जाएगा हमको √3 इंटू x। इसे इक्वेशन न लिखकर अभी इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे हम वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी की भी वैल्यू हमें दी गई नहीं है। अब दूसरा राइट ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं
CDP. Tan 30 equals to perpendicular CD upon PD. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. CD भी h है, दोनों पोल्स इक्वल हाइट के दिए गए थे क्वेश्चन में, और PD को हमने अभी देखा है कि ये 80 - x आ रहा है. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम. 80 - x इक्वल्स टू h इंटू √3. अब इक्वेशन 1 से h की वैल्यू √3x लेकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. 80 - x इक्वल्स टू h की जगह पे क्या पुट करना है हमें, √3 इंटू x. तो मैं इसे x √3 लिख सकती हूँ, और एक √3 पहले से ही था. x इंटू √3 या √3 इंटू x एक ही बात होती है, तो मैंने यहाँ पे x इंटू √3 लिखा. अब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x. इस -x को राइट में ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा 4x, और 4 लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20. 80/4 20 मीटर्स. तो अभी तो हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस एक पोल से पता चल गया है कि एक पोल से वो 20 मीटर्स अवे है. दूसरे पोल से कितना डिस्टेंस पे होगा वो, 80 - 20 मतलब 60 मीटर्स. ठीक है, रोड की विड्थ थी 80 मीटर्स. एक पोल से अगर उसका डिस्टेंस है 20 मीटर्स, तो दूसरे पोल से डिस्टेंस उसका ऑब्वियसली कितना होगा, 60 मीटर्स. तो ये हम फाइनल आंसर में लिख लेंगे. लेकिन अभी एक चीज फाइंड आउट करना बाकी है, जो है हाइट ऑफ द पोल. तो हाइट ऑफ द पोल कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे 20, √3 इंटू 20 सॉल्व कर देंगे, तो हमको हाइट ऑफ पोल भी मिल जाएगा. एंड h इक्वल्स टू √3 इंटू 20. √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 20. आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. h इक्वल्स टू 1.732 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसमें 20 मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 3464, और एक 0 भी आएगा. फिर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट लीव करते हुए डेसिमल अप्लाई करना है. 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल अप्लाई हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा. वैसे तो एनसीईआरटी बुक में रूट्स में आंसर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ हमेशा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द आंसर इन डेसिमल्स. तो इसलिए आप सीख लीजिए कि कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, और ये आपकी खुद की प्रैक्टिस होना जरूरी है. डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये यहाँ पर आपकी खुद की प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे. जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें लास्ट में आंसर लिखना भी जरूरी होता है. तो आंसर क्या लिखेंगे, द पोल्स आर ऑफ हाइट्स 34.64 meters and the point is 20 meters away from one pole. And it is 60 meters away from the other pole. तो आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अगले 2 वीडियोस में बाकी के जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और उसके बाद हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे जो टर्म 2 में आने वाला है. और बच्चों, अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.